नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में उद्देशिका यानी प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना के जो भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी का सार संग्रह हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। प्रस्तावना से जो भी प्रश्न बनेंगे वो इस वीडियो में सारे आ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये सारे वीडियोस आपकी आगामी परीक्षा, चाहे जूनियर भर्ती हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो या कोई भी ऐसे एग्जाम जिसमें राज व्यवस्था जो है वो आपके कोर्स में है, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना उद्देशिका, तो इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको पढ़ देती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये था प्रस्तावना यानी उद्देशिका। इसको आप सभी को याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ये पूछ देता है कि प्रस्तावना को लिखिए, या फिर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप प्रस्तावना सुनाइए। तो आपको ये याद होना चाहिए ऐसे ही। इसको याद करना बहुत कठिन नहीं है अगर आप इसको 2 से 4 बार पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, आपको इसको सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कॉमा है और कैसे-कैसे ये स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा। ये बहुत ही ईज़ी है। आप 2 से 4 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएगा। अब हम इस प्रस्तावना से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको देखते हैं। देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका आंसर है संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि भारत की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस स्वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो केशवानंद भारतीवाद में ऐसा कहा गया है। किसमें कहा गया है? केशवानंद भारतीवाद 1973। तो इसको आप फिर से देख लीजिए कि केशवानंद भारतीवाद 1973 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा, एक मिनट, केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है केशवानंद भारतीवाद 1973 में।
ठीक है। अब संविधान संबंधी विचार हम देख लेते हैं। उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो उद्देशिका को के एम मुंशी बोले हैं राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा और एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है। अब भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है ये पूछता है। इसको आप याद कर लीजिए। अगर आपसे नॉर्मली इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, आप क्या समझते हैं इस चीज से, तो आपको ये याद रखना है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है, जनता द्वारा जो हमारे नेता हैं वो चुने जाते हैं। तो यहाँ पे वंशानुगत परंपरा नहीं है, इसलिए भारत को एक गणतंत्र कहा गया है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका एक लाइन में आंसर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है। अगला है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। ठीक है। अगला है, उद्देशिका में सम्मिलित जो उद्देशिका है उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय के तत्व किससे संबंधित है। तो जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय के जो तत्व हैं वो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है, 1917 की रूसी क्रांति से। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। ये एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा उच्चतम न्यायालय में यह धारणा प्रस्तुत की गई कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। अगला है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह कौन सा सिद्धांत है, तो यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है, हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, कह रहा है लौकिक सार्वभौमिकता, ठीक है, आरंभ से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से, हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, आगे देखते हैं। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोक कल्याण पूछ देता है कि ये किस में है, प्रेम्बल में है कि नीति निर्देशक तत्व में है कि मूल अधिकार में है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद करिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है। तो इसका आंसर है
मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो इसमें क्या है, इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। तो किसमें दी गई है, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। क्या है, संप्रभुता। अगला है, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। तो इसका आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। अगला है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद कर लीजिए। तो उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने कहा था, के.एम. मुंशी ने। अगला है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था। तो ये मत था बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960। बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960। अगला है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसको फिर से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन यहीं पे देख लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो एम हिदायतुल्लाह ने संविधान उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। पहले तो ये प्रश्न बन सकता है कि संविधान की मूल आत्मा उद्देशिका को किसने कहा है। तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। कब कहा था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ये थे उद्देशिका यानी प्रस्तावना के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है, इसको आप जरूर देखिए। ये सारे प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको मैं ऐसे ही एक एक टॉपिक को देते जाऊंगी। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे, इसको एक बार समझ लेंगे तो मेरी समझ से आपको इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये सारे वीडियो आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुँचाइए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।